हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2013 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है हार्वेस्ट ब्रिटिश लेखक जिम क्रेस का 2013 का उपन्यास है जिसे पिकाडोर द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। क्रेस ने कहा है कि हार्वेस्ट उनका अंतिम उपन्यास होगा। हार्वेस्ट को 2013 मेन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और गोल्डस्मिथ पुरस्कार, वॉल्टर स्कोट पुरस्कार 2014 के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था और 2013 में इन्होंने जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार जीता था और 2015 में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार। 2019 में हार्वेस्ट को द गार्जियन की 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की सूची में 81वां स्थान दिया गया था। हार्वेस्ट एक दुरुस्त अंग्रेजी गांव की कहानी कहते हैं क्योंकि आर्थिक प्रगति के बाद कुछ चीज़ें देहाती आदर्श को बाधित करती है। नायक वॉल्टर थ्रिस्क कहानी को अपने दृष्टिकोण से बताता है, लेकिन वास्तव में शायद ही कभी मौजूद होता है जब उपन्यास की शुरुआत में उसकी चोट के कारण उपन्यास की घटनाएं होती हैं। नंबर 2 पर है लेवल्स ऑफ लाइफ। लेवल्स ऑफ लाइफ अंग्रेजी लेखक जूलियन बार्नर्स का 2013 का एक संस्मरण है जिसे जोनाथन कैप द्वारा 2013 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में 118 पेज हैं और ये संस्मरण उनकी पत्नी पैट कवानाग को समर्पित है जो एक साहित्यिक एजेंट थी जिनकी 2008 में मृत्यु हो गई थी। लेवल्स ऑफ लाइफ में जूलियन बार्नर्स हॉट एयर बैलूनिंग के परीक्षणों और पाए गए और खोए हुए प्यार के अनुभव के बीच एक व्यवसायिक रूपक बनाता है। नंबर 3 पर है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की महान रचना है जिसे एडिशंस ड्यू सेउल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह 18वीं शताब्दी से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में धन और आय असमानता पर केंद्रित है। इसे शुरू में अगस्त 2013 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था। फिर अप्रैल 2014 में आर्थर गोल्ड हैमर द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया। इस पुस्तक में 696 पेज है। पुस्तक की केंद्रीय थीसिस ये है कि जब पूंजी पर वापसी की दर लंबी अवधि में आर्थिक विकास की दर से अधिक है तो परिणाम धन की एकाग्रता है और धन का यह असमान वितरण सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। पिकेटी ने असमानता को कम करने और एक छोटे से अल्पसंख्यक के नियंत्रण में आने वाले विशाल बहुमत से बचने में मदद करने के लिए प्रगतिशील धन करों की एक वैश्विक प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए ये एक बेहतरीन किताब है। नंबर 4 पर है 10th ऑफ दिसंबर। 10th ऑफ दिसंबर अमेरिकी लेखक जॉर्ज सॉन्डर्स की लघु कथाओं का संग्रह है। इसमें 1995 और 2012 के बीच विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियां शामिल हैं। पुस्तक 8 जनवरी 2013 को रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 208 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया है। कहानियों में से एक होम 2011 के ब्रैम स्टोकर अवार्ड के फाइनलिस्ट थे। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 10 दिसंबर को 2013 की 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक के रूप में इसको चुना था। इस संग्रह ने लघु कथा संग्रह और फोलियो पुरस्कार के लिए 2013 का कहानी पुरस्कार भी जीता। इस कहानी में एलिसन नाम की एक युवा लड़की का उसके जन्मदिन से 3 दिन पहले अपहरण कर लिया जाता है। काइल एक लड़का जो आसपास रहता है जिसके माता पिता बहुत सख्त घरेलू नियमों को लागू करते हैं, घटना को प्रकट होते देखता है और उसे ये तय करना होगा कि एलिसन यानी जो उसका दोस्त हुआ करता था लेकिन लोकप्रिय होने के बाद उसके साथ घूमना बंद कर दिया, उसकी मदद करता है या स्थिति को जिसका तस बनाए रखने के लिए अनदेखा करता है। नंबर 5 पर है लाइफ आफ्टर लाइफ। लाइफ आफ्टर लाइफ केट एटकिंसन का 2013 का उपन्यास है जिसे 2013 में पेंगुइन बुक्स यूएसए द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 529 पेज हैं। बुक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ये टोड परिवार के बारे में 2 उपन्यासों में से पहला उपन्यास है। दूसरा ए गॉड इन रूइंस 2015 में प्रकाशित हुआ था। लाइफ आफ्टर लाइफ ने आलोचकों से खूब प्रशंसा भी प्राप्त की थी। उपन्यास में एक असामान्य संरचना है जो अपने केंद्रीय चरित्र
उर्सुला टोड के लिए वैकल्पिक संभावित जीवन का वर्णन करने के लिए बार बार पीछे हटती है, जिसका जन्म 11 फरवरी 1910 को बकिंघमशायर में शेल्फोर्ड सेंट पीटर के पास एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पहले एडिशन में उसके गर्भनाल से गला घोट दिया गया है। अपने जीवन के बाद के पुनरावृत्तियों में वह एक बच्चे के रूप में मर जाती है और फिर समुद्र में डूबने या उसे बचाए जाने पर गिरती गुड़िया को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते समय छत से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर कई सीक्वेंस है जब वो स्पेनिश फ्लू की शिकार हो जाती है, 1918 की महामारी जो खुद को बार बार दोहराती है। हालांकि उसे पहले से ही इसका पूर्वाभास है और फ्लू को पकड़ने से बचने का उसका चौथा प्रयास ही सफल होता है। नंबर 6 पर है द फ्लेम थ्रोवर्स। द फ्लेम थ्रोवर्स अमेरिकी लेखक राचेल कुशनर का 2013 का उपन्यास है, जिसे स्क्रिबनेर प्रेस ने अप्रैल 2013 में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में 400 पेज है। फ्लेमेथोर्स 1970 के दशक में एक महिला कलाकार की स्टोरी है। पुस्तक लिखते समय कुशनर ने कॉलेज के दौरान और बाद में व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ मोटरसाइकिल कला, क्रांति और कट्टरपंथी राजनीति में अपनी रुचियों पर ध्यान दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू के संपादकों द्वारा पुस्तक को 2013 की 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक के रूप में चुना गया था। अधिकांश सैन्य फ्लेमेथ्रोवर तरल ईंधन का उपयोग करते हैं, आमतौर पर या तो गैसोलीन या डीजल, लेकिन वाणिज्यिक फ्लेमथ्रोवर आमतौर पर प्रोपेन जैसे गैसीय ईंधन का उपयोग करते हुए ब्लोट्रच होते हैं। पेक टाइम अनुप्रयोगों में गैसें सुरक्षित होती है क्योंकि उनकी लपटों में द्रव्यमान प्रवाह दर कम होती है और वे तेजी से फैलती है और अक्सर आवश्यक होने पर बुझाना आसान भी होता है। नंबर 7 पर है व्हाइट गर्ल्स। व्हाइट गर्ल्स हिल्टन एल्स की एक नॉन फिक्शन किताब है, जिसे मैक्समिनी द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। संस्मरण, आलोचना, कल्पना और गैर कथा के तत्वों को मिलाकर पुस्तक के निबंध व्हाइट गर्ल्स का एक चित्र बनाते हैं। एक श्रेणी जिसमें ALS में टूमैन कैपोर्ट से लेकर फ्लेंडरी ओ कॉनर और यहाँ तक कि मैल्कम एक्स तक भी सभी शामिल है। ये पुस्तक एक तरह के जुड़ापन के रूप में पहचान, अन्यता, समानता और पारस्परिक संबंधों के विषयों की पड़ताल करती है। व्हाइट गर्ल्स हिल्टन एल्स की पहली पुस्तक है। ये बुक द न्यूयॉर्कर के सबसे साहसी सांस्कृतिक आलोचकों में से एक को खोजती है, जिसमें साहित्य, कला और संगीत के उनके शानदार विश्लेषणों को नस्ल, लिंग और सेक्स पर निडर अंतर्दृष्टि के साथ बुना हुआ है। नंबर 8 पर है द गोल्डफिंच। द गोल्डफिंच अमेरिकी लेखक डोना टार्ट का एक उपन्यास है, जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा सितंबर 2013 को प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 711 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसने अन्य सम्मानों के साथ फिक्शन के लिए 2014 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। गोल्डफिंच को थियोडोर थियो डेकर द्वारा पूर्वव्यापी प्रथम व्यक्ति कथन में बताया गया है। एक 13 वर्षीय लड़के के रूप में थियो का जीवन उल्टा हो जाता है जब वह और उनकी मां डच मास्टरपीस की एक प्रदर्शनी देखने के लिए मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जाते हैं, जिसमें उनकी पसंदीदा पेंटिंग कैरल फैब्रिटियस की द गोल्डफिंच भी शामिल होती है। वहां वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ लाल सिर वाली लड़की से चिंतित हो जाता है। फिर संग्रहालय में एक बम फट जाता है, जिससे उसकी मां और कई अन्य आगंतुकों की मौत हो जाती है। नंबर 9 पर है ए कॉन्स्टलेशन ऑफ वाइटल फेनोमेना। एक कॉन्स्टलेशन ऑफ वाइटल फेनोमेना एंथनी मार्रा द्वारा लिखित एक उपन्यास है, जिसे रैंडम हाउस द्वारा 7 मई 2013 को प्रकाशित किया गया था। इंग्लिश भाषा की यह पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर थी और इसे सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षा भी मिली। लेखक के काम को युद्ध साहित्य, कला और द लेसन सहित अकादमिक पत्रिकाओं में भी संदर्भित किया गया है। एक कॉन्स्टलेशन ऑफ वाइटल फेनोमेना, जिसका हिंदी में मतलब है महत्वपूर्ण घटना का एक नक्षत्र, अमेरिकी लेखक एंथनी मार्रा का 2013 का पहला उपन्यास है। यह सर्वज्ञानी दृष्टिकोण से बताई गई कहानी है, जो 2004 की एक सुबह एल्डर के छोटे से चेचन गांव में शुरू होती है। एक रात पहले डोका नाम के ग्रामीण को संघीय सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उसके घर को जला दिया गया था। नंबर 10 पर है क्लेयर ऑफ द सी लाइट। क्लेयर ऑफ द सी लाइट एडविच डेंटिकैट का एक उपन्यास है, जिसे अगस्त 2013 में नॉफ द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 218 पेज हैं और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। लेखक 2014 के एंड्रयू कार्नेगी मेडल फॉर एक्सीलेंस इन फिक्शन के लिए क्लेयर ऑफ द सी लाइट के लिए एक फाइनलिस्ट थे, जिन्होंने नकद पुरस्कार अर्जित किया।
उपन्यास को पब्लिशर्स वीकली में एक तारांकित समीक्षा मिली, जिसने पुस्तक को भव्य और गहराई से ज्वलंत कहा और शहर के चित्रण की प्रशंसा की। ये पुस्तक पब्लिशर्स वीकली, लाइब्रेरी जर्नल, नेशनल पब्लिक रेडियो और द वॉशिंगटन पोस्ट की 2013 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सूची में प्रदर्शित हुई। विले रोज हैती के द्वीप शहर में स्थित ये एक 7 वर्षीय लड़की क्लेयर लिमियरलैंड में फोस्टिन के लापता होने की कहानी और एक पूरे शहरवासियों की यादों की कहानी बताता है, जो जीवन के मद्देनजर जीवन में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।